हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो gsgyan247.com पर भी अपने ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं और इस वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और जिसमें पूछा गया है आपसे, पेटीएम के फाउंडर कौन हैं? आपको बताना है पेटीएम के फाउंडर कौन हैं। विजय शेखर शर्मा, नवीन तिवारी, रितेश अग्रवाल या फिर इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर है और आपको जल्दी से जवाब भेजना है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पेटीएम के फाउंडर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के फाउंडर। याद रखना है सभी बच्चों को, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में पूछा गया है, पेटीएम कब लॉन्च किया गया? अब आप सभी को यह बताना है कि पेटीएम कब लॉन्च किया गया। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आज हमारे पास कुछ प्रश्न लेट आए थे, सो हम उन प्रश्नों को मॉर्निंग वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया है, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम दबाते हैं। अगर आप गूगल क्रोम में प्रेजेंट जो पेज आपके सामने है, करंट पेज है आपके सामने, जिस पेज पर आप विजिट करते हैं, उस पेज को आप बुक मार्क करना चाहते हैं तो आपको कौन सा की प्रेस करना होता है? जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं और उस बुक के अंदर किसी पेज पर, पर्टिकुलर पेज पर होते हैं और आपने उसको पढ़ रहे होते हैं, बट अभी आपको उसको बंद करना है और आप चाहते हैं कि अब हम 1 घंटे या 2 घंटे के बाद में पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? वहां पर आप कुछ लगा देंगे, कोई ऐसा निशान बना देंगे या फिर वहां पे कोई कलम वगैरह रख देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पता रहे कि हम किस पेज पर थे। ऐसे ही जब हम ऑनलाइन कुछ पढ़ते हैं, मान लिया कि आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर गए और आपको पता है वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं ना, तो किसी भी पेज पर आप हो सकते हैं और उसी पेज को अगर हम चाहते हैं कि फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो हम उसको बुक मार्क कर सकते हैं अपने ब्राउजर में। ठीक है। तो ये बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है ये बताना है। कंट्रोल डी दबाने से क्या होगा? वो पेज आपका बुक मार्क हो जाएगा आपके ब्राउजर में और आप फिर आगे कभी भी उस पेज पर जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? काफी इंपॉर्टेंट है और हमने शायद कई बार आपको पढ़ाया है। टीसीपी आईपी में कुल कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें कितनी लेयर होती हैं आपको बताना है। टोटल लेयर की संख्या 4 होती है। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तब आपको बताना है 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और यहां पर पूछा है, एसएमटीपी द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है, यानी कि एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके द्वारा कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है? यहां पर पोर्ट नंबर आपसे पूछा है 21, 22, 23 या फिर 25। तो एसएमटीपी द्वारा पोर्ट नंबर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 25 याद रखना है सभी बच्चों को। एसएमटीपी द्वारा 25 पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 6 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब है आप सभी का? और भाई जल्दी से आप लोग शेयर करते रहो क्लास को। जो जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि जब भी हमारा कोई नया क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फायरवॉल। याद रखना है, फायरवॉल आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिंग आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? तो वाईफाई का पूरा नाम आपको बताना है। यहां पे कौन सा सही जवाब है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडेलिटी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वायरलेस फिडेलिटी। अगर आपसे पूछें कि वाईफाई में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है, यानी कि कौन सा नेटवर्क होता है वाईफाई में, तो आपका जवाब क्या होगा बताइएगा? वाईफाई में कौन सा नेटवर्क होता है? सभी बच्चों को आंसर करना है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें नेटवर्क होता है WLAN, जिसे कहते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कई बच्चे जवाब करते हैं पैन, बट वाईफाई में पैन इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आपसे पूछे पैन नेटवर्क किस में इस्तेमाल होता है, तो पैन आपका ब्लूटूथ में होता है। ठीक है, ब्लूटूथ में पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं पैन, है ना, उसका नाम होता है WPAN, यानी कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। बट वाईफाई के अंदर अगर बात करते हैं कौन सा नेटवर्क होता है, तो यहाँ पर WLAN होता है, जिसका मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, हार्डवेयर एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है। जो हार्डवेयर एड्रेस होता है, किसी हार्डवेयर का एड्रेस होता है, उसे किस रूप में जानते हैं? आपको पता है, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल? हार्डवेयर एड्रेस को किस रूप में जानते हैं या क्या नाम देते हैं? हार्डवेयर एड्रेस को क्या नाम देते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा मैक एड्रेस, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल का नाम देते हैं। यानी कि फुल फॉर्म होता है मैक एड्रेस का मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि एक हार्डवेयर का पता होता है। और हार्डवेयर क्या होता है? NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, एक पता होता है। इसी पते का नाम होता है मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है ना, जो कि एक हार्डवेयर का पता होता है, और उस हार्डवेयर का नाम है NIC, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और यहां से अराइज होता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है आपके एग्जाम में और अक्सर आता है। तो जो मैक एड्रेस है, ये कितने बिट का होता है? तो सभी को याद रखना है, 48 बिट का होता है, यानी कि 48 बिट का होता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, मैक का अर्थ क्या होता है? अभी हमने आपको बता ही दिया, मैक का पूरा नाम क्या होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक का पूरा नाम। क्वेश्चन देखिएगा 11 में क्या पूछा है, क्या परिणाम होगा इक्वल सीलिंग 119,11? 119,11 का रिजल्ट आप सभी को बताना है, क्या होगा इसमें सही जवाब बताइएगा। तो यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा आप सभी को बताना है। ठीक है, क्या परिणाम होगा इक्वल सीलिंग 119,11? तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा। चलिए हम यहां पर अभी लाइव भी आपको दिखा देते हैं, लिब्रियोफिस कैल्क में आपको लेकर चलते हैं और यहां पर आपको समझा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 121 हो जाएगा। 121 यहां पर आपका सही जवाब होगा। देखिए यहां पर सीलिंग लिखा है, और जब भी आपका सीलिंग लिखा होगा, ठीक है, यहां पर सीलिंग दिया गया है, और जब भी सीलिंग दिया गया होगा तो जो पहली वैल्यू है, इस वैल्यू के हमें अबव ऊपर की तरफ जाना है। यानी कि यहाँ पर 119 दिया गया है, हमें 120, 121, 122 ऐसे करके ऊपर की तरफ जाना है। और मुझे देखना क्या है कि वो संख्या कौन सी है जो 11 से डिविजिबल है, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इसको विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, लिब्रियोफिस कैल्क में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम कैल्क में आ चुके हैं, और किसी भी सेल पर हमें डबल क्लिक करना है और इसको हमें पेस्ट करना है। जैसे हम इसको पेस्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आ चुका है 121, यानी कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी इक्वल सीलिंग 119,11,
तो यहाँ पर हुआ क्या, 119 से ऊपर 120, 121 वो संख्या आपको मिल गई जो 11 से पूरी तरह से विभाजित थी। सेम ऐसे ही आपका फ्लोर फार्मूला काम करता है। अगर आप यहाँ पर फ्लोर लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फ्लोर कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें 119 से नीचे की वो संख्या आपको देखी ढूंढी जाएगी जो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर 110 वो संख्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, जब भी यहाँ पर सीलिंग दिया हो तो हमें इस 119 या जो भी यहाँ पर वैल्यू दी है इससे ऊपर की तरफ देखना है और देखना ये है कि क्या अगली वाली संख्या से वो पूरी तरह विभाजित है। अगर है तो वही आपका आंसर है। बट अगर यहाँ पर फ्लोर दिया गया है तो इस 119 से नीचे, यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या दी है उससे नीचे की तरफ देखना है और देखना है कि अगली वाली संख्या से पूरी तरह से विभाजित है। अगर विभाजित है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में पूछा गया है, आप एईपीएस से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैश विदड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। इसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर? एईपीएस से आप क्या कर सकते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हम कैश विदड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट ये सारे कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, कितनी लैंग्वेज में ये काम करता है आपका यूएसएसडी, ठीक है। तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 यानी कि 12 भाषाओं में काम करता है आपका यूएसएसडी। आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में मैसेंजर उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? सोशल साइट, इंस्टेंट मैसेजिंग, ई कॉमर्स, नन ऑफ दीज। मैसेंजर किसका एक एग्जाम्पल है, आपको बताना है इसमें कौन सा आपका करेक्ट जवाब है। मैसेंजर किसका एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन बी, इंस्टेंट मैसेजिंग का एक एग्जाम्पल है आपका मैसेंजर। आपका मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी आईएम यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन देखिए 15 ने पूछा है, ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई? आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है। ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है और यहाँ पर सही जवाब है 12 अगस्त 2005 को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 12 अगस्त 2005। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमडीए का पूरा नाम क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एमडीए का मतलब यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा वी, मेल डिलीवरी एजेंट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, मेल डिलीवरी एजेंट। क्वेश्चन देखिएगा 17 में पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, वीओपी, आरबीआई या ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा गया आपसे, तो यहां पर कौन सा करेक्ट जवाब होगा? एसबीआई। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम देते हैं तो एसबीआई ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 18 पूछा गया है, जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम डैश करते हैं। अगर आप किसी भी मेल का उत्तर देना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई मेल आपके पास रिसीव हुआ है, आपके पास कोई मेल आया है, आप उसको जवाब देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे उस मेल को, रिप्लाई करेंगे, सेंड करेंगे, कंपोज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर हम किसी भी मेल का जवाब देना चाहते हैं तो हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम, कई बार ऐसा पूछता है कि किसी भी मेल जो आपके पास रिसीव हुआ है उसको हम किसी और पर्सन को भेजना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन को भेजना चाहते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है? एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है आपको बताना है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो आपको पता है एटीएम कार्ड पर सीवीवी नंबर होता है, डेबिट कार्ड नंबर होता है, यानी कि जो आपका एटीएम नंबर जैसे आप बोलते हैं, डेबिट कार्ड नंबर बोलते हैं, वो भी होता है, नहीं 16 अंक का होता है। पिन नंबर होता है? नहीं होता है। तो यहां पर हो जाएगा सी। आपके एटीएम कार्ड पर डेबिट कार्ड नंबर या एटीएम कार्ड नंबर जो आप बोलते हैं वो होता है जो 16 डिजिट का होता है। सीवीवी नंबर होता है, आपने देखा होगा आपके एटीएम कार्ड के पीछे 3 डिजिट का होता है। वट पिन नंबर नहीं होता है ना।
पिन नंबर तो आपको याद होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि पिन नंबर आपके डेबिट कार्ड पर लिखा होगा, दर्ज होगा, ठीक है। तो पिन नंबर नहीं होता, ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं किस लिए? फोटो अपलोड करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, वीडियो के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? तो इंस्टाग्राम का उपयोग किस लिए करते हैं बताइएगा। तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा फोटो अपलोड करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, बट जो प्राइमरी इसका वर्क है ना, कार्य है इंस्टाग्राम का, वो क्या है? फोटो अपलोड। यहां पर आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। और कई बार ये पूछते हैं कि निम्न में से फोटो शेयरिंग वेबसाइट कौन सी है? केवल और केवल फोटो शेयरिंग वेबसाइट, तो वहां पर आपका आंसर होगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम केवल और केवल फोटो शेयरिंग वेबसाइट है। अवांछित मेल है। अवांछित मेल क्या होता है? ड्राफ्ट मेल होता है, इनबॉक्स मेल होता है, स्पैम मेल होता है, या फिर नन ऑफ दीज? हमने आपको कई बार बताया अपनी क्लास में, अवांछित मेल यानी कि अनसोलिस्टेड ईमेल किसे कहा जाता है। तो जो अनसोलिस्टेड ईमेल होती हैं वो क्या होती हैं? स्पैम मेल होते हैं। आपने देखा होगा आपके ईमेल में एक फोल्डर बन जाता है स्पैम मेल का, है ना। तो वो स्पैम मेल क्या है? एक अवांछित मेल होता है। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं। जो डिजी लॉकर होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट सेफ और सुरक्षित रहते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। 22 में कौन सा करेक्ट आंसर है? तो बिल्कुल सही है, आपके डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कैसे? सेफ एंड सिक्योर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, लिब्रो ऑफिस राइटर विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप लिब्रो ऑफिस राइटर की विंडो को बंद करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है? अब ये चाहे लिब्रो ऑफिस राइटर की बात करें, चाहे कैल्क की बात करें, चाहे इम्प्रेस की बात करें, सभी में मान्य होता है, ठीक है। तो लिब्रो ऑफिस राइटर में अगर विंडो को ऑफ करना है तो हमें कंट्रोल W प्रेस करना होता है। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे अभी आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में हैं और यहाँ पर आपके सामने ये कुछ मेनूज हैं, तो हमें विंडोज मेनू में जाना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने क्लोज विंडो का एक ऑप्शन है और कंट्रोल W इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ से हम अपने विंडोज को क्लोज कर सकते हैं। बट इसमें केवल और केवल आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क का विंडो बंद होगा, पूरा लिब्रो ऑफिस आपका क्लोज नहीं होगा। बट अगर आप फाइल पे देखेंगे तो फाइल पे भी एक क्लोज का बटन है, यहाँ से भी केवल आपका लिब्रो ऑफिस का विंडो ही बंद होगा। बट नीचे देखेंगे आप एग्जिट लिब्रो ऑफिस, यानी कि यहाँ से कंट्रोल Q दबा देंगे तो आप लिब्रो ऑफिस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर कंट्रोल W, जैसे ही कंट्रोल W प्रेस करते हैं और यहाँ पे मुझे डोंट सेव करना है तो आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा, हमारा लिब्रो ऑफिस का कैल्क का जो विंडो था वो बंद हो चुका है। बट अभी भी लिब्रो ऑफिस हमारा ओपन है, तो यहाँ से हम चाहे तो राइटर ओपन कर सकते हैं, कैल्क कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं, ड्रॉ, ड्राइंग, मैथ वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कंट्रोल W से केवल विंडो बंद होती है और कंट्रोल Q से पूरा लिब्रो ऑफिस ही क्लोज हो जाता है। डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? जो डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बार, कर्सर, व्यू, आइकन। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पर छोटे छोटे चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, कुछ ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, उन्हें हम आइकॉन का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर D, वो आपके क्या होते हैं? आइकन होते हैं। विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर डैश की वजह से माना जाता है। आपका जो विंडोज है उसको अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर क्यों माना जाता है? क्या वजह है? डॉस, GUI, कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर XP? तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? और आपको पता है विंडोज सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे वर्ल्ड की। अगर बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस समय इसका जो इस्तेमाल है 82% यूजर्स करते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखेंगे तो 82% यूजर्स क्या हैं? विंडोज के हैं, ठीक है। तो ये सबसे पॉपुलर है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम करता है। कैसा है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? अब आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर वायरस है। ट्रोजन, निम्डा, डॉलर रिसाइकलिंग, या फिर ये सभी? तो इसमें से कंप्यूटर वायरस आपको बताना है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रे क्या है? आपको मैंने पढ़ाया था शुरुआत में जब क्लास लिए थे, उसमें समझाया था ब्लू रे के बारे में। ब्लू रे डिस्क होता है एक, जैसा आपका CD होता है वैसे एक डिस्क होता है। तो ये क्या है? USB डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, या फिर ये सभी? आपको जब जल्दी से जवाब करना है। 27 में क्या होगा राइट आंसर? यहां पे क्या होगा राइट आंसर?
तो देखो ब्लू रे डिस्क क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, और हमने आपको बताया था आपका सीडी हो गया, आपका डीवीडी हो गया, आपका ब्लू रे डिस्क हो गया, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? सभी के सभी ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं। आपका हार्ड डिस्क हो गया तो ये कैसा है, मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। 28 में आपको बताना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। कौन सा? यूनिक्स, डोर 3.1, विंडोज 7, एमएस डॉस। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। डोर 3.1 ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं यूनिक्स की, विंडोज 7 की, एमएस डॉस की, तो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं? आपने देखा होगा जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजते समय वहां पर आप सिग्नेचर के रूप में भी कुछ कैरेक्टर लिख सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं। सबसे लास्ट में एक सिग्नेचर का ऑप्शन होता है जहां पर कुछ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अधिकांश किसी इंस्टीट्यूट से आपको मेल आता है, किसी ऑफिस से आपको मेल आता है, तो वहां पर उनके बारे में लिखा रहता है सबसे लास्ट में, या कई बार लिखते हैं थैंक्स ऐसे करके कुछ लिख देते हैं। तो ये जो होता है सिग्नेचर होता है, इसमें कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं? तो सही जवाब है 10,000 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। ईमेल सिग्नेचर में मैक्सिमम कैरेक्टर की संख्या 10,000 हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम बताना है। टोटल कॉलम की संख्या 1024, लास्ट कॉलम का नेम आपको बताना है। तो 1024वां कॉलम होता है, उसका नाम क्या होता है? AMJ, उसका नाम होगा AMJ। यहां पर ऑप्शन बी, सॉरी यहां पर देखो ए दो जगह हो गया, तो ए हो गया भाई, ये वी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेना, ये पहला हमारा ए है और दूसरा वी। ठीक है, नंबरिंग यहां से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलत हो गया। तो ये हो गया आपका वी ऑप्शन AMJ। ध्यान रखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम की संख्या 1024 होती है और 1024वां कॉलम जो हमारा होता है उसका नाम होता है AMJ। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आपके एग्जाम में आप हमें जरूर भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। ठीक है, तो आप अपने प्रश्न हमें कैसे भेज सकते हैं? प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा हमें आप मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCCwifi। ठीक है, तो आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें।